साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। युवोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है ध्वनि एवं तरंगे से रिलेटेड है और इसमें 4 ऑप्शन होगी। आप प्रयास करिए कि उस 4 ऑप्शन का अच्छे से देखें और उसमें सही ऑप्शन क्या होगी, सही उत्तर क्या होगी, उसे मन ही मन पहले कैलकुलेट कर लीजिए, फिर जो है आप उत्तर को देखिए। तो लीजिए, आज का जो पहला सवाल आपके लिए ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि पत्थर में ध्वनि किस प्रकार से गति करती है। पत्थर में, स्टोन में जो साउंड वेव है किस फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो आपको बताना है इसका फॉर्म क्या होगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स बोथ, और अप्रत्यास्थ तरंगे, इन इलास्टिक वेव्स। तो इसका सही उत्तर होगी लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव बोथ, मतलब अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे दोनों इसका सही उत्तर होगी। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों का गमन होता है क्योंकि माध्यम में निम्न गुण होता है ना। माध्यम में कोई भी लॉन्गिट्यूडनल वेव जब किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो कौन सा प्रॉपर्टी उसमें होनी चाहिए। पहला मास, दूसरा डेंसिटी, तीसरा कंप्रेसिबिलिटी, फोर्थ जो है इलास्टिसिटी। तो इसका सही उत्तर होगी बी एंड डी बोथ, दैट मीन्स घनत्व, डेंसिटी, और दूसरा जो होगी प्रत्यास्थता, तो इलास्टिसिटी, ये दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि जल में तरंगे होती है, जो वाटर है उसमें वेव्स किस प्रकार होती है। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल होगी, ट्रांसवर्स होगी, या लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों होगी, या इसमें से कोई भी नहीं हो। तो इसका सही उत्तर होगी सी, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव्स, मतलब दोनों प्रकार के तरंगे इसमें हो सकती है। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। वह तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा के लंबवत गति करते हैं होती है। तो जब जो तरंगे होती है वो माध्यम के जो कण हैं उसके तरंग संचरण के लंबवत जब दोलन करे तो उस प्रकार की तरंगे कैसी होगी आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगी अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग में निम्नलिखित गुण के अध्ययन में अंतर कर सकते हैं कि ये अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो किस प्रॉपर्टी के बेस पर आप बोल सकते हैं कि ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं कि अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, है ना। तो व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन एंड ध्रुवन, दैट इज पोलराइजेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इवेंट यू कैन आइडेंटिफाई एदर इट इज ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कौन सी घटना होगी, वो घटना होगी ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। कौन सी तरंग है, ध्वनि तरंगे कौन से अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, माने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसमें से कौन सी है आपको बताना है। ध्वनि तरंगे खींची डोरी में उत्पन्न तरंगे, या जल तरंगे, या प्रकाश तरंगे, दैट मीन्स लाइट वेव्स, जल तरंगे, वाटर वेव, या जो स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसमें जो तरंगे उत्पन्न होती है, या साउंड वेव्स। तो इसका सही उत्तर होगी साउंड वेव्स। तो साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, जो ध्वनि तरंग गैसों में ध्वनि तरंगे की क्या प्रकृति होगी। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ साउंड वेव इन गैस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिया है। तो इसका सही उत्तर आपको ढूंढना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, या ट्रांसवर्स वेव होगी, या अप्रगामी, दैट मीन स्टेशनरी वेव्स होगी, या विद्युत चुंबकीय तरंगे होगी। तो इसका सही उत्तर होगी अनुदैर्ध्य तरंगे, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वेव।
अगला प्रश्न, अनुप्रस्थ तरंगे संचरित होती है ठोस में, द्रव में, गैसों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जनरली जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो मैक्सिमम जो है ठोस में ही संचरित होती है। तो इसका सही उत्तर होगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हवा में ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य तरंगे, डी ब्रॉगली तरंगे या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगी अनुदैर्ध्य तरंगे। हवा हो, वायु हो, जहाँ पर भी हो, यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंगे होगी। ध्वनि जहाँ पर भी होगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। नेक्स्ट है, अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती है एक्स किरणें, गामा किरणें, दृश्य प्रकाश, गैसों में ध्वनि तरंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगी गैसों में ध्वनि तरंगे। इस प्रकार आपके पास अगला प्रश्न आता है, ध्वनि तरंगों में निम्न घटना प्रेक्षण नहीं किया जा सकता। तो कौन सी घटना प्रेक्षण नहीं किया जा सकता है? अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। तो इसका सही उत्तर होगी ध्रुवण, क्योंकि ध्रुवण जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव में घटित नहीं होती है। जब वायुयान की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो धमाका सुनाई पड़ता है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है। वायुयान विस्फोटित हो जाता है, एक शॉक तरंगे मतलब प्रघाती तरंगे जिसको बोलते हैं, प्रघाती तरंगे उत्पन्न हुआ करता है जो धमाके के साथ भांति सुनाई देता है। इसके पंख इतनी तेजी से कंपन करते हैं कि धमाका सुनाई देता है, और इंजन में शोर करने से डॉपलर प्रभाव के कारण धमाका उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर होगी बी, है नी। तो आपको बता दूं, जो प्रघाती तरंगे क्या होती है या शॉक वेव्स क्या होती है, जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो, है ना, तो वस्तु को सुपरसोनिक वस्तु कहते हैं। जो भी वस्तु है उस वस्तु को क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक वस्तु, है ना। और जब कोई सुपरसोनिक वस्तु वायु में गति करती है तो वस्तु आगे निकल जाती है, किंतु तरंगे क्या हो जाती है? पीछे छूट जाती है। और ये जो तरंगे होती है शंकु की भांति होती है, शंकु जैसे आकृति है उस तरह की आकृति बनते जाता है, और इस समय जो है धमाका सुनाई पड़ता है नी। तो ये इसका सही उत्तर होगी बी। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, अल्ट्रासोनिक वे तरंगे होती है जिन्हें मनुष्य सुन सकता है, जिन्हें मनुष्य सुन नहीं सकता, जिनका वेग अधिक होता है, जिनका आयाम अधिक होता है। थोड़ा सा फास्ट मैं बताते जा रहा हूँ, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन इस सीरीज़ में करना है और 50 सीरीज़ को नियत समय में अपने को कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ। कहीं पर भी कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करके या पर्सनली जो है आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वे तरंगे होती है जिन्हें मनुष्य नहीं सुन सकते हैं, है ना, ठीक। अगला, सोनार से उत्सर्जित तरंगे होती है। कौन सा तरंगे होती है? रेडियो तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, प्रकाश तरंगे या चुंबकीय तरंगे। तो इसका सही उत्तर होगी अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगे। तो पराश्रव्य तरंगे जो है सोनार से उत्सर्जित तरंगे क्या होगी? पराश्रव्य तरंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से किसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन है, कैथोड किरणें के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, ध्वनि तरंग के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगी ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम में कभी भी ध्वनि तरंगे सुनाई नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है, द्रव की सतह पर बनने वाले आंतरिक तरंगे है। तो आंतरिक जो तरंगे होगी वो किस प्रकार होगी? अनुप्रस्थ होगी, अनुदैर्ध्य होगी, दोनों प्रकार की होगी, इसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगी कि द्रव के सतह पर बनने वाली आंतरिक जो तरंगे होती है वो क्या होगी? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के तरंगे बनती है। दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स वेव्स। नेक्स्ट, रात्रि में ध्वनि की तीव्रता बढ़ने का क्या कारण है? 4 ऑप्शन है, वायु के घनत्व में वृद्धि होती है, वायु के घनत्व में कमी आती है, कम तापक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वास्तव में क्या होता है, रात के समय में ध्वनि का जो वेग है या तीव्रता है वो अधिक होती है। आप देखेंगे कि रात के समय में दूर से भी कोई साउंड अगर प्रोड्यूस हो रही है तो साउंड अपने को सुनाई देता है, जबकि दिन में दूर का जो नॉइस है, जो भी साउंड है, अपने को सुनाई नहीं पड़ता है। कारण क्या है कि वायु
के जो घनत्व होता है रात में बढ़ते जाता है। अगला प्रश्न आपके लिए, ध्वनि तरंगों से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे क्या कहलाती है? ऑप्शन है भूकंप तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे। तो यहाँ पर कुछ शब्द आया है पराश्रव्य, अपश्रव्य। पराश्रव्य बोलने से अल्ट्रासोनिक और अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक, है ना। और श्रव्य तरंगे मतलब ऑडिबल वेव्स जो है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगी अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे यहाँ पर होगी इसका सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से किसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? इसको हम पहले भी बता चुके हैं, ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपके लिए, वायु में ध्वनि के संचरण की घटना होती है समतापी, रुद्धोष्म, समदाबी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, है ना। साउंड वेव जब एयर में प्रोपगेट होता है, संचरित होती है, तो कौन सा इवेंट से रिलेटेड है ना। समतापी, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोबेरिक प्रोसेस, या इसमें से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है कि कौन से प्रोसेस होगी। तो इसका सही उत्तर है रुद्धोष्म प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रकरण बोल सकते हैं। रुद्धोष्म जो है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगला जो है, निम्न में से कौन सा कथन अशत्व है? अशत्व ढूंढना है। तो आप 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। ध्वनि सीधी रेखा में गमन करती है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि तरंगों के द्वारा गमन करती है और ध्वनि निर्बात में वायु की अपेक्षा तेज गति में चलती है। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज रॉन्ग, है ना। दैट मीन्स मीडियम इज रिक्वायर्ड, है ना। मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर साउंड। साउंड के लिए मीडियम की जरूरत होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि यहाँ पर क्या बोल रही है, निर्वात में तेजी से चलती है। तो निर्वात में जब गमन नहीं कर सकती तो कैसे तेजी से चलेगी, वैक्यूम में चल ही नहीं सकती। तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, डी। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा कि माध्यम की एकांग लंबाई में उपस्थित होने वाली तरंगों की संख्या को क्या कहलाती है ना। किसी भी मीडियम में यूनिट लेंथ में जो वेव्स फॉर्म होती है उसके नंबर को क्या बोलेंगे? तो इसमें जो ऑप्शन है, प्रत्यास्थ तरंगे, तरंग संख्या, तरंग स्पंद, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसका सही उत्तर होगा वेव नंबर, तरंग संख्या। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, ध्वनि तरंग जब वायु से जल में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि नहीं बदलती है? कौन सी राशि नहीं बदलती है? आवृत्ति, विच इज नॉट, कौन से क्वांटिटी है, कौन से फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होता है? आवृत्ति दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी, वेग, वेलोसिटी, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, और ये सभी। तो आवृत्ति, जब भी ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी द फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी चेंज। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग अधिकतम है वायु में, पानी में, निर्वात में, स्टील में। तो इसका सही उत्तर होगी स्टील, क्योंकि जब भी हम इसका माध्यम की घनत्व को देखें, वायु का घनत्व कम है, उससे ज़्यादा पानी में, निर्वात में तो गमन कर ही नहीं सकती। तो यहाँ पर वायु में, वायु की अपेक्षा पानी, और पानी से ज़्यादा क्या है, स्टील। तो स्टील में, स्टील का घनत्व सबसे अधिक होने के कारण जो ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होगी, स्टील में होगी। एक स्वरित्र किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न करती है यदि माध्यम का ताप परिवर्तित हो रहा है तो निम्न में से कौन सा राशि परिवर्तित होगी, है ना। ये ट्यूनिंग फॉर प्रोड्यूसेस बट साउंड, प्रोड्यूसेस साउंड। यदि माध्यम का ताप परिवर्तित हो रहा है, यानी मीडियम का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, तो कौन सी राशि परिवर्तित होगी, विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी चेंज। यहाँ पर फर्स्ट आयाम यानी एम्पलीट्यूड, दूसरा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तीसरा तरंग दैर्ध्य, चौथा जो है आवर्तकाल। तो इसका सही उत्तर होगी तरंग दैर्ध्य, दैट इज वेवलेंथ। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सी राशि अन्य राशियों से भिन्न है? कौन सी राशि अन्य राशियों से भिन्न है, अलग है, सेपरेट है? वेग मीन्स वेलोसिटी, तरंग दैर्ध्य मीन्स वेवलेंथ, आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी, आयाम मीन्स एम्पलीट्यूड। तो इसका सही उत्तर होगी आयाम, बिकॉज जो फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एन लेमडा और एन एफ, ऐसे एन लेमडा लिखते हैं, एन लेमडा वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो इसका अलग जो है वो क्या होगी, आयाम। ध्वनि की गति नियत ताप पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? देखिए, दाब पर, गैस के घनत्व पर, ए तथा बी दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, ठोस में संचरित होने वाली तरंग होती है। ठोस में किस प्रकार तरंग संचरित होती है? तो लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बोथ, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसका सही उत्तर होगी सी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स दोनों होगी। जब अनुदैर्ध्य तरंगे किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करने लगते हैं। इन कणों के दोलन काल में परिवर्तन अपरिवर्तनशील है ना। जब भी, है ना, मैंने लॉन्गिट्यूडनल वेव propagate in a medium and it executes simple harmonic motion about its main position, then which of the physical quantity remains unchanged? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग, है ना, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और फोर्थ है दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगी सी, मतलब सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों ऊर्जाओं का योग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स वन फॉर्म कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म, है ना। हम ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते। तो इसका सही उत्तर सी होगी। अब आते हैं, यदि अध्यारोपण के दौरान तरंग के मध्य कलांतर 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन हो तो परिणामी आयाम होता है अधिकतम, न्यूनतम, अधिकतम तथा न्यूनतम उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अधिकतम मतलब मैक्सिमम, न्यूनतम मतलब मिनिमम, है ना। व्हेन द, जब भी दो सुपर इम्पोज होते हैं, व्हेन टू वेव सुपर इम्पोज टू ईच अदर एंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 2 पाई रेडियन, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। क्योंकि जब दोनों समान कला में होते हैं, बोथ आर इन सेम फेज, देन the amplitude will be maximum। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कला संबंध स्रोतों में होते हैं समान। क्या समान होते हैं, है ना? जो कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेस होते हैं, कला संबंध स्रोत होते हैं, उसमें समान क्या होते हैं, इक्वल क्या होते हैं? कला मीन्स फेज, कला वेग मैंने फेज वेलोसिटी, तरंग दैर्ध्य मीन्स वेवलेंथ, आयाम मीन्स एम्पलीट्यूड। तो आपको इसमें से ढूंढना है कि इसका सही उत्तर क्या होगी। तो इसका सही उत्तर होगी बी एंड सी, दोनों, बी एंड सी बोथ। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, दो लगभग समान आवृत्ति के स्रोतों के कारण एक बिंदु पर ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता 0 होती है, इसका निष्कर्ष क्या है? दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है ना। और किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है, साउंड की इंटेंसिटी वो 0 है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इसका 4 ऑप्शन आपके पास दिया है। दोनों स्रोत विपरीत कला में कंपन करते हैं, दोनों स्रोत आयाम बराबर है, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या इक्वल है, प्रेक्षण बिंदु पर दोनों स्रोतों द्वारा उत्पन्न सरल आवर्त गतियों का आयाम बराबर, दोनों सरल आवर्त गति एक ही सरल रेखा के अनुदिश है, और डी, दोनों स्रोतों समान कला में कंपन कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगी सी। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, समान आवृत्ति तथा तीव्रता वाली दो तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती है। समान अध्यारोपण के पश्चात तीव्रता 4 गुनी बढ़ जाती है, तीव्रता दुगुनी हो जाती है, आयाम 4 गुनी हो जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जब भी दो तरंगे,
है ना, विपरीत कला में होते हैं, बोथ आर इन अपोजिट फेस, ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन द इंटेंसिटी विल बी ज़ीरो, मिनिमम हो जाएगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि विनाशी व्यतिकरण यहाँ पर उत्पन्न होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट है, जब दो ध्वनि तरंगे अध्यारोपित कराई जाती है तो विस्पंद उत्पन्न होती है। व्हेन टू वेव्स सुपर इम्पोज टू ईच अदर, है ना, साउंड वेव्स सुपर इम्पोज टू ईच अदर, देन बीट्स विल बी प्रोड्यूस। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, जब उनके आयाम तथा कला भिन्न हो, उनके वेग भिन्न हो, उनकी आवृत्ति भिन्न हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा उनकी आवृत्ति भिन्न हो। जब आवृत्ति भिन्न होती है तभी जो है बीट प्रोड्यूस होता है ना, क्योंकि बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है। ठीक, अगला जो है, एक ही दिशा में संचरण करने वाले थोड़ी भिन्न आवृत्ति के 2 ध्वनि तरंगे विस्पंद उत्पन्न करती है, इसका कारण क्या है, व्यतिकरण दैट मीन्स इंटरफेरेंस, दूसरा है ध्रुवन पोलराइजेशन, विवर्तन डिफ्रैक्शन, अपवर्तन रिफ्रैक्शन। तो इसका सही उत्तर होगा व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के कारण ही क्या होती है, बीट्स प्रोड्यूस होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जब स्वरित्र का ताप बढ़ता है तो स्वरित्र का आवृत्ति, है ना, जो ट्यूनिंग फॉर्क है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इंक्रीजेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क फर्स्ट बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, घटना या बढ़ना पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आपका इसका उत्तर देना है, तो जब भी ट्यूनिंग फॉर्क का टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, ट्यूनिंग फॉर्क का टेम्परेचर इंक्रीज होती है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती है, डिक्रीजेस। अगला प्रश्न, जब एक स्वरित्र कंपित होता है तो उसमें उत्पन्न तरंगे होती है। जब भी कोई ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, वाइब्रेट होता है, तो जो तरंगे उत्पन्न होती है, जो वेव प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस किस नेचर की होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, प्रोग्रामी तरंगे, प्रोग्रेसिव वेव्स, स्थिर स्टेशनरी वेव्स। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगी अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न, क्योंकि साउंड वेव्स है, ट्यूनिंग फॉर्क से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड वेव्स। अप्रगामी तरंग है, निष्पंद पर विकृति अधिकतम होता है, प्रस्पंद पर विकृति अधिकतम होता है, निष्पंदों पर विकृति न्यूनतम होता है, सभी बिंदुओं पर आयाम शून्य होता है। तो इसका सही उत्तर होगा निष्पंद पर विकृति अधिकतम होती है। एक्चुअल में क्या है, जब भी स्टेशनरी वेव्स या अप्रगामी जो तरंग बनती है, एक तरंगे जाती है और दूसरे तरंगे वापस आती है, तो उसके अध्यारोपण एक जाने वाला और वापस टकरा के वापस आने वाला, इन 2 तरंगों से क्या बनता है, अप्रगामी तरंग बनता है ना। तो अप्रगामी तरंग जो होती है, स्टेशनरी वेव्स बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव्स भी बोलते हैं। तो ये जो वेव्स होता है इसमें नोड और एंटी नोड के फॉर्म में ट्रेवल करती है, मतलब निष्पंद और प्रस्पंद के रूप में गमन करती है ना। तो यहाँ पर निष्पंद पर विकृति जो होती है अधिकतम होती है। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, कौन सा तरंग या तरंग का कौन सा गुण प्रगामी तथा अप्रगामी तरंग में भिन्नता दर्शाता है। कौन सा प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव्स, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कौन से फिजिकल क्वांटिटी से पता चलता है। सबसे पहले आयाम, दूसरा आवृत्ति, तीसरा ऊर्जा का संचरण और तरंग की कला। तो इसका सही उत्तर होगी ऊर्जा का संचरण। जो अप्रगामी तरंग होती है उसमें ऊर्जा का संचरण नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, अप्रगामी में तरंग बनती है जब, 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ए, समान कला व समान आवृत्ति के 2 तरंगे एक ही पथ पर विपरीत दिशा में गमन करती है। ऑप्शन बी, समान तरंग दैर्ध्य और समान आयाम के 2 तरंगे एक ही पथ पर समान चाल से विपरीत दिशा में गमन करती है। ऑप्शन सी, समान तरंग दैर्ध्य और समान कला के 2 तरंगे एक ही पथ पर समान कला में समान चाल से गमन करती है। और ऑप्शन डी,
समान आयाम और समान चाल से दो तरंगे एक ही पथ पर विपरीत दिशा में गमन करती है। तो इसका सही उत्तर होगी बी। समान तरंगदैर्ध्य वाले व समान आयाम की दो तरंगे एक ही पथ पर समान चाल से विपरीत दिशा में गमन करती है। जब विपरीत दिशा में गमन करती है तो उसका सुपरपोजिशन से, उसके अध्यारोपण से एक नए प्रकार की तरंग बनता है जिसको अप्रगामी तरंग कहते हैं। अगला प्रश्न, एक अप्रगामी तरंग में प्रत्येक दोलन काल में सभी कण एक ही साथ दो बार विरामावस्था में रहते हैं। प्रत्येक दोलन काल में सभी कण एक ही साथ केवल एक ही बार विरामावस्था में रहते हैं। ऑप्शन सी, सभी कण एक ही साथ विरामावस्था में कभी नहीं रहते। ऑप्शन डी, सभी कण कभी भी विराम अवस्था में नहीं आते। विरामावस्था मतलब रेस्ट, है ना। तो इसका सही उत्तर होगी ए कि प्रत्येक दोलन काल में सभी कण एक ही साथ दो बार विरामावस्था में रहते हैं। ट्वाइस, दो बार क्या होता है, रेस्ट में आते हैं। दो बार नोड बनता है। आप देखे होंगे एक तरंग में दो नोड, तीन नोड टोटल होता है। एक अगर लास्ट में है तो बीच में क्या होता है, दो नोड और होते हैं, है ना। तो इस प्रकार दो बार विरामावस्था में आते हैं एक कंपन में। किस अवस्था में अप्रगामी तरंग बन सकता है? इसके चार ऑप्शन दिया है। एक डोरी जिसके दोनों सिरे खुले बंधे हो, है ना, ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ द एंड। एक डोरी जिसके एक सिरा बंधा दूसरा सिरा मुक्त हो, ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड अदर एंड इज फ्री। और यहाँ पर जब आपतित तरंग दीवार से परावर्तित हो रही है, व्हेन द वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए वॉल। जब एक समान तरंगे एक ही दिशा में पाई कलांतर से चल रही है, तो इसका डी जो है गलत हो जाएगा, बाकी ए बी सी इसका सही उत्तर होगी। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस तरंग द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता है? ऊर्जा का, देखिए ये प्रश्न घुमा फिरा कर फिर से आ गया है। अप्रगामी तरंग करके पूछा था, वहाँ पे जो डिफरेंस करता है अप्रगामी और प्रगामी तरंग के बीच में, तो वही प्रश्न यहाँ पर पुनः आया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगी अप्रगामी तरंग। अगला प्रश्न आपके लिए, अप्रगामी तरंग की यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें माध्यम के कणों में कोई विक्षोभ नहीं होता है। माध्यम के कण सरल आवर्त गति नहीं करता है, तरंग द्वारा ऊर्जा का प्रवाह नहीं करता है, व्यतिकरण के प्रभाव प्रेक्षित नहीं हो सकते। तो इसका सही उत्तर होगा सी, तरंग द्वारा ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। अगला प्रश्न, श्रव्य सीमा के अंदर तरंग की आवृत्ति क्या होती है? तो आपको बताना है श्रव्य सीमा के अंतर्गत जो तरंग की आवृत्ति है वो कितनी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है 0 से 20 हर्ट्ज, फिर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, फिर है आपका 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज और 20,000 किलो हर्ट्ज से 20 मेगा हर्ट्ज के रेंज में है। तो इसका जो सही उत्तर होगी वो क्या होगी, आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। हमारा जो कान है केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति ही सुन पाता है ना। जैसे आप अपश्रव्य तरंगे लेंगे, इंफ्रारेड वेव्स जो होती है 20 हर्ट्ज से जो है 16.6 मीटर से अधिक होती है ना। तो ये जो है अपश्रव्य इंफ्रासोनिक जिसको वेव्स बोलते हैं। फिर आते हैं आपके पराश्रव्य जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, है ना, जो 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक होती है, उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ये या शॉक्स वेव्स, ये सारे जो है हमारे कान जो है नहीं सुन पाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगी जो श्रव्य सीमा होती है, ऑडिबल रेंज होती है। ऑडिबल रेंज क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज होगी। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, तरंग गमन का वेग v, आवृत्ति n, किसी बुक में f दिया होगा या न्यू दिया होगा, तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा में संबंध है। तो आपको 4 यहाँ पर एक फार्मूला पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा v = n लैम्डा। बाकी दिया v = n लैम्डा, दूसरा में दिया v = n अपॉन लैम्डा, n v = लैम्डा और v लैम्डा = n। तो ये इसका जो सही उत्तर होगी v = n लैम्डा। तो इसका सही उत्तर ए होगी। अगला प्रश्न, कलांतर तथा पथांतर में संबंध है। कलांतर फाई, पथांतर x अगर है, डेल का मतलब क्या है, अंतर। तो यहाँ पर डेल फाई के लिए 4 फार्मूला दिया है, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स,
2 पाई एक्स लेमडा, लेमडा अपॉन 2 पाई एक्स और 2 पाई अपॉन डेल एक्स इंटू लेमडा। तो इसका सही उत्तर होगी ए, यानी डेल फाई इज इक्वल टू मतलब कलांतर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू लेमडा इंटू पथांतर। अगला प्रश्न, तनी हुई डोरी में प्रगामी तरंग समीकरण y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ डब्ल्यू टाइप का दिख रहा है, ओमेगा टी है, कण का अधिकतम वेग होगा। तो याद करिए, जब भी किसी पार्टिकल का या कोई भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया रहता है, विस्थापन समीकरण दिया रहता है, अगर उसको हम t के रेस्पेक्ट में समय के साथ अवकलन कर दे तो वो वेग प्राप्त होता है। तो y इज इक्वल टू ए साइन के टी माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगी, और ये तो पहले से ही है, और साइन जो है कॉस में बदल जाती है। तो इस प्रकार जब साइन कॉस में बदल गया, लेकिन कॉस का जो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम की बात करता है तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो जब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो उसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ए ओमेगा। तो इस प्रकार जो अधिकतम वेग होगी ए ओमेगा होगी। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, आवृत्ति के रूप में डॉपलर विस्थापन निर्भर नहीं करता है। डॉपलर जो इफेक्ट है, आपको बता दूं, जब भी प्रेक्षक और स्रोत के बीच आपेक्षिक गति होता है तो क्या होता है, जो श्रोता को जो है उसकी आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति में अंतर महसूस होता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव, है ना। व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर द फ्रीक्वेंसी अपीयर्स टू बी चेंज, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एक्चुअली डॉपलर इफेक्ट। तो यहाँ तरंग द्वारा उत्पन्न आवृत्ति पर, जो तरंग उत्पन्न हो रही है उसके आवृत्ति पर, उसके फ्रीक्वेंसी पर, स्रोत के वेग पर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, प्रेक्षक के वेग पर यानी जो ऑब्जर्वर है उसके वेलोसिटी पर, और स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच की दूरी पर, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो इसका गलत क्या हो जाएगा, डी, मतलब डी इस पर निर्भर नहीं करता, बाकी सब पर निर्भर करता है। अंतिम प्रश्न आपके लिए, एक स्थिर स्रोत और स्रोत की ओर, एक स्थिर स्रोत की ओर श्रोता जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक जो श्रोता है वो जा रहा है किसके ओर, स्थिर स्रोत। ए सोर्स इज वो ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से कम होगी, आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से अधिक होगी, आभासी आवृत्ति और वास्तविक आवृत्ति समान होगी, ध्वनि के केवल गुणवत्ता में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिया है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सोर्स स्टेशनरी है, ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। तो उसमें 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी एंड अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन रियल फ्रीक्वेंसी एंड बोथ आर इक्वल एंड इट डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगी वो होगी बी, आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से अधिक होगी। द अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को मैं 50 क्वेश्चन जो है जो बिना पेन कॉपी के आप मौखिक रूप से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को मैं लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। मुझे लगता है ये आपके लिए लाभप्रद होगी। अगला वीडियो पुनः मैं कल अपलोड कर दूंगा, तैयार है, आप देखते रहिए तब तक। थैंक यू वेरी मच।